दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है तो क्राइम करने से पहले वो ये नहीं सोचता कि वो पकड़ा जाएगा। वो सोचता है कि वो बहुत चालाकी के साथ में क्राइम कर रहा है और जिस तरीके से वो क्राइम कर रहा है किसी को भी कानो कान खबर नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, क्राइम करने वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो इस तरीके से सोचता है। और आज की घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति की लगभग 1 से 1.5 साल पहले हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में जो भी उसके कातिल थे ये बड़ी ही खुशी की तरीके से बड़ी खुशहाल ज़िंदगी अपनी बिता रहे थे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में कुछ ऐसा होता है कि इस केस का खुलासा होता है। और जब इस केस का खुलासा होता है तो जब ये खबर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो हर कोई उस समय यही कह रहा था कि जो अपराधी हैं, जिन्होंने इस तरीके का अपराध किया है, इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को विस्तार से परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाहवेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, जो भी आप लोग के कमेंट्स हैं वो सारे के सारे कमेंट्स वीडियो के अंत में पढ़ूंगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा इस कहानी को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है मध्य प्रदेश की। दरअसल मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है रीवा, और इसी रीवा ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है मऊगंज थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है उमरी गांव। मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने 25 अक्टूबर साल 2022 की। दरअसल इसी 25 अक्टूबर साल 2022 को इसी उमरी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। दरअसल ये जो व्यक्ति था, जब जंगल में लकड़ियां काटने जाता है तो आए दिन ये जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। लेकिन इस बार जब ये जंगल पहुँचता है तो इसे कुछ अजीब सा दिखाई पड़ता है। दरअसल इसे किसी मनुष्य के कंकाल दिखाई पड़ते हैं। अब ये उन कंकालों को देखकर तुरंत समझ जाता है कि पिछली बार जब मैं आया था तो ये कंकाल यहाँ पे नहीं थे। यानी बात साफ है कि हाल फिलहाल में ही इन कंकालों को यहाँ पर फेंका गया है। अब दोस्तों, वो व्यक्ति हैरान, परेशान, हताश गांव की तरफ भागता है, और गांव की तरफ भागने के बाद गांव में इस कंकाल के बारे में लोगों को बताता है। अब लोगों को जैसे ही ये बात पता चलती है कि जंगल के अंदर एक पुरुष का कंकाल पड़ा हुआ है, एक व्यक्ति का कंकाल पड़ा हुआ है। अब पुरुष और महिला ये चीज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे ही ये बात पता चलती है कि एक इंसानी कंकाल पड़ा हुआ है, लोगों का एक हुजूम, लोगों की एक भीड़ उस जंगल की तरफ दौड़ती है। अब जैसे ही लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उस कंकाल को देखने के बाद में सब लोग सकते में रह जाते हैं। उसके बाद में वहीं से कोई व्यक्ति इसी जो मऊगंज थाना था, इसी मऊगंज थाने में फ़ोन करते हैं। पुलिस को इत्तला की जाती है कि इस जंगल में इस तरीके से एक कंकाल पड़ा हुआ है। अब पुलिस जब ये बात सुनती है तो पुलिस भी तुरंत हरकत में आती है। अब पुलिस अपनी एक टीम के साथ में उस जंगल पर पहुंचती है और भीड़ को हटाते हुए, चीरते हुए पुलिस आगे पहुंचती है तो देखती क्या है, बात तो सच है। वाकई एक व्यक्ति का, यानी किसी इंसानी पुरुष का या फिर महिला, ये तो कह नहीं सकते, ये चीज़ें तो पोस्टमार्टम में क्लियर होंगी, लेकिन एक कंकाल पड़ा हुआ है जो कि इंसानी कंकाल है। अब दोस्तों, पुलिस सबसे पहले उस कंकाल को एक तरीके से अपने कब्जे में लेती है। यानी एक तरीके से क्राइम तो काफ़ी पुराना लग रहा था। यानी इस तरीके से क्राइम स्पॉट पर कोई चीज़ें ढूंढना पुलिस के लिए एक तरीके से ऐसा है कि कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद में पुलिस सबसे पहले उस कंकालों को अपनी कस्टडी में लेने के बाद में उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। दरअसल जहाँ कंकाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है उस हॉस्पिटल का नाम था गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल। अब दोस्तों, जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर सबकी नज़रें थी, क्या आएगा क्या आएगा। अब जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि ये जो कंकाल है, ये जिसका भी है वो कोई पुरुष है और जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल के आसपास रही होगी। और इस व्यक्ति की जो हत्या की गई है वो लगभग अब से 1 से 2 साल पहले इसकी हत्या हुई है। और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इस चीज़ का भी एक तरीके से साफ साफ क्लियर होता है कि पहले इस व्यक्ति की हत्या की गई है और हत्या करने के बाद में इसके सर को और इसके धड़ को अलग अलग किया गया। अब दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी, ये क्लियर हो चुका था कि मरने वाला कोई व्यक्ति है, 35 से 40 साल के आसपास रहा होगा और 1 से 2 साल पहले इसकी हत्या हुई। किस तरीके से हुई ये चीज़ें भी एक तरीके से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आ जाती है। लेकिन पुलिस के लिए इस केस को एक तरीके से समझना और इसको सुलझाना बड़ा मुश्किल था। दरअसल ना तो पुलिस को ये पता था कि जो मरने वाला व्यक्ति है ये कौन है और किस वजह से इसकी हत्या हुई। यानी एक तरीके से एक ब्लाइंड मर्डर जो था पुलिस के सामने था। लेकिन दोस्तों, पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो कहते हैं ना कि रेता के अंदर से भी एक अगर सुई की नोक बराबर भी पुलिस को कोई क्लू मिलता है तो पुलिस उसके ज़रिए कातिल तक पहुंच जाती है।
बहरहाल दोस्तों, पुलिस इस पूरे केस में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो पुलिस के सामने कुछ तथ्य जो थे ये परत दर परत खुलने लगते हैं। अब दोस्तों, इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले पुलिस धारा 302 और 201 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करती है। और सबसे पहले पुलिस के लिए जो सबसे बड़ा काम था वो ये था कि इस व्यक्ति की शिनाख्त करना, इसकी पहचान करना, क्योंकि शिनाख्त के बाद ही इस पूरे केस को सुलझाया जा सकता था। अब उसके बाद में पुलिस जो थी वो अलग अलग टीमों का गठन करती है। अब दोस्तों, आप लोग यहाँ पे समझने वाली बात है कि पुलिस यहाँ पर कितनी ज़्यादा ईमानदारी से काम कर रही है, जबकि ना तो कोई पैरवी करने वाला है ना कुछ है, लेकिन पुलिस का ये कर्तव्य होता है और उस कर्तव्य को ये पुलिस निभा रही है। अब दोस्तों, पुलिस अपनी अलग अलग टीम बनाती है और इस पूरे इलाके में अलग अलग जगहों पे अलग अलग एरियो में भेजती है और सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करती है कि अब से 1 से 2 साल पहले क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी दिनों से दिखाई ना पड़ा हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो अचानक से गायब हुआ हो। यानी इस तरीके से अगर पुलिस पता करेगी तो शायद पुलिस के हाथ कुछ लगे। अब दोस्तों, जब पुलिस इस पूरे एंगल पर छानबीन शुरू करती है तो आखिरकार पुलिस को इस एंगल में कामयाबी मिलती है। इसी उमरी गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति पुलिस को बताता है कि साहब, हमारे ही गांव के अंदर, इसी उमरी गांव के अंदर एक परिवार रहता था। इस परिवार के अंदर एक व्यक्ति अचानक से कहीं चला गया। जब हमने परिवार वालों से इसके बारे में पूछा तो परिवार वालों ने यही कहा कि वो बाहर कहीं काम करने गया हुआ है। अब बड़ी हैरत की बात यह थी कि वो व्यक्ति अचानक से गया, ना किसी को बता के गया और ना तो गाँव में वो किसी के पास फ़ोन करता था। लेकिन अब ये जो पूरा परिवार है ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में जाके बस गया है। अब जब पुलिस ने उस परिवार की डिटेल मांगी तो वो व्यक्ति पुलिस को बताता है कि साहब, इस परिवार का जो मुखिया है, इस मुखिया का नाम है सुशील पाल, और सुशील पाल की एक पत्नी है जिसका नाम है रंजना पाल, और इसके 2 भाई भी हैं। एक भाई का नाम है गुलाब पाल और दूसरे भाई का नाम है अंजनी पाल, और इनका एक चाचा भी है जिस चाचा का नाम था रामपति पाल। लेकिन अब ये जो परिवार है, ये पूरा का परिवार अपनी कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे जो थी वो बेच बाज कर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में जाके बस गए हैं। अब दोस्तों, पुलिस के पास इस पूरे ब्लाइंड केस में, ब्लाइंड मर्डर जो था, सिर्फ और सिर्फ यही क्लू था। और वो व्यक्ति पुलिस को बताता है कि दरअसल साहब, इस पूरे परिवार के अंदर जो व्यक्ति है राम सुशील पाल, ये अचानक से कहीं गायब हो गया था। और जब परिवार से पूछा गया था तो परिवार ने यही कहा था कि वो कहीं काम करने के लिए गया हुआ है। लेकिन बड़ी हैरत होती थी ये जानकर, ये सोच करके जो राम सुशील पाल है अचानक से कैसे चला गया, और ना तो वो गांव में किसी को फ़ोन करता है। और उससे भी बड़ी हैरत जब हुई कि राम सुशील पाल के आने से पहले ही ये जो परिवार था ये अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच बाज कर इस उमरी गांव को छोड़कर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में जाके बस गए। अब दोस्तों, जैसे ही पुलिस ये सारी बात उस व्यक्ति की सुनती है तो इस ब्लाइंड मर्डर केस में अगर कहीं से इस गुत्थी को सुलझाया जा सकता था, इस मर्डर की गुत्थी को, तो इसी उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर में ये जो फैमिली रह रही थी वहीं से सुलझाया जा सकता था। इसलिए पुलिस तुरंत ही अपनी एक टीम को उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर भेजती है। सारा एड्रेस इस व्यक्ति से लेती है उनका कि वो लोग कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे हैं। और उसके बाद में दोस्तों, जब पुलिस उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में राम सुशील पाल के घर पर पहुँचती है तो वहाँ पर राम सुशील पाल से तो मुलाकात नहीं होती, लेकिन वहाँ पर उसकी पत्नी रंजना पाल मिलती है। अब दोस्तों, पुलिस सबसे पहले रंजना पाल से पूछताछ करती है, उससे पूछती है कि तुम्हारे पति कहाँ हैं। तो रंजना पाल जब पुलिस के द्वारा ये बात सुनती है तो वो एकदम से घबरा जाती है कि उसके पति को अचानक से 1 से 1.5 साल के बाद पुलिस क्यों पूछ रही है। तो रंजना पाल एकदम से घबराए हुई कहती है कि साहब, वो तो काम पे गए हुए हैं। अब पुलिस कहती है अगर काम पे गए हुए तो तुम अपने पति से हमारी फ़ोन पे बात करा दो। अब दोस्तों, रंजना पाल डरते डरते पुलिस से कहती है कि उनके पास तो कोई मोबाइल ही नहीं है, मैं बात कैसे कराऊं। अब दोस्तों, पुलिस रंजना पाल को देखकर, उसकी बातें देखकर, उसके जवाब देखकर, जो सवाल कर रही थी उसके जो जवाब रंजना पाल दे रही थी, वो सारी चीज़ें देखने के बाद में पुलिस कहीं ना कहीं एक तरीके से शक करने लगती है रंजना पाल के ऊपर। उसको लगता है कि रंजना पाल कुछ तो छुपा रही है। दरअसल उसके चेहरे की जो हाव भाव थे, जो एक्सप्रेशन था, वो भी एकदम से लड़खड़ा गया और जो बॉडी लैंग्वेज थी पूरी तरीके से झूल चुकी थी। अब उसके बाद में दोस्तों, पुलिस शक के आधार पर इसी रंजना पाल को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में इसी मऊगंज थाने में उसको लेके आती है। और यहाँ पे लेके आने के बाद में जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो शुरुआत में तो रंजना पाल इधर उधर की बातें, लेकिन दोस्तों पुलिस जब अपनी सख्ती दिखाती है तो उसके बाद में रंजना पाल जो टूटती है और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाती है वो कहानी परेशान करने वाली होती है। दरअसल जो रंजना पाल थी ये पुलिस को बताती है कि जो राम सुशील पाल था उसका पति, उसकी दूसरी शादी थी। उसकी पहले शादी हो चुकी थी लेकिन किसी बीमारी की वजह से उसकी जो पहले वाली पत्नी थी उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में जो राम सुशील पाल था जब ये अकेला रह जाता है, तनहा रह जाता है, तो उसके बाद में घर परिवार को चलाने के लिए किसी महिला की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद में जब ये लड़की की तलाश करता है तो उसके बाद में इसकी मुलाकात होती है रंजना पाल से।
और ये दोनों शादी करते हैं। और शादी करने के बाद में जो राम सुशील पाल था ये अपने घर में अपनी पत्नी रंजना पाल के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन जैसे ही शादी को कुछ वक्त गुजरता है, रंजना पाल की उसी के ही देवर गुलाब पाल के साथ में एक तरीके से अवैध संबंध बन जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में पड़ जाते हैं। और उसके बाद भी जब भी राम सुशील पाल घर पे नहीं होता तो गुलाब पाल जो था ये अपनी भाभी रंजना पाल के साथ में टाइम बिताता, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता और ये सारी चीज़ें चल रही थी। इनको लगता था शायद इस बारे में जो गुलाब पाल के भाई हैं राम सुशील पाल, उनको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों, समाज में एक कहावत है कि इश्क और मुश्क इसको कितना ही छुपाओ छुप नहीं पाता। बिल्ली भले ही आंखें मूंद कर दूध पीती हो, वो सोचती हो कि उसको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक ना एक दिन उजागर हो ही जाती हैं। अब जो पत्नी रंजना पाल थी और जो भाई गुलाब पाल था, इन दोनों के शारीरिक संबंध बन ही रहे थे कि इस बारे में जो राम सुशील पाल था उसको खबर लग जाती है। अब जब उसको खबर लगती है तो वो अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करता है, वो काफ़ी ज़्यादा समझाता भी है। तो पहले तो पत्नी उससे कहती है कि ठीक है, लेकिन जो पत्नी रंजना पाल थी ये गुलाब पाल के इश्क में इस कदर अंधी हो चुकी थी, ये फिर से उसी तरीके की चीज़ें करने लगती है। जब फिर से राम सुशील पाल को पता चलता है, ये अपनी पत्नी से फिर से झगड़ा करता है, लेकिन इस बार जो अपने भाई गुलाब पाल को भी काफ़ी ज़्यादा धमकाता है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा डराता है और इस बारे में अपने चाचा राम पति पाल से भी शिकायत करता है कि उसका जो भाई है उसकी ही पत्नी के साथ में अवैध संबंधों में है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बना रहा है। अब जो राम सुशील पाल था ये अपनी पत्नी रंजना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखने लगा था। इधर जो भाई था गुलाब पाल, उसको भी इसने काफ़ी ज़्यादा धमका दिया था। यानी गुलाब पाल और रंजना पाल जो थे, अब इनके बीच में जो दूरियां थी ये बनती जा रही थी, क्योंकि मिलने का कोई समाधान था नहीं। जो राम सुशील पाल था ये अपनी पत्नी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखता था। लेकिन दोस्तों, जो गुलाब पाल और रंजना पाल थे, जो देवर भाभी थे, इनके बीच में नज़दीकियाँ कुछ इस कदर हो चुकी थी कि अब दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे। उसके बाद में जो रंजना पाल है ये अपने देवर गुलाब पाल से कहती है कि दरअसल तुम मुझसे शादी कर लो। अब जब गुलाब पाल इस तरीके का ऑफ़र सुनता है, इस तरीके की बात सुनता है, तो वह कहता है कि भाई के रहते ये सब पॉसिबल नहीं। तो रंजना पाल कहती है कि अगर तुम्हारे ही भाई जो राम सुशील पाल है उसको इस दुनिया से हटा दें तो हमारे बीच में कुछ आएगा नहीं। और उसके बाद में एक ऑफ़र देती है, उससे कहती है अगर तुम्हारे भाई को हटा दिया तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। अब जैसे ही प्रॉपर्टी की बात सुनता है गुलाब पाल, ये तुरंत इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस काम को करने के लिए ये एक अलग तरीके से षड्यंत्र रचता है और ये एक ऐसा षड्यंत्र रचता है कि जिसको सुनने के बाद आप लोग चौंक सकते हैं। दरअसल ये अपने छोटे भाई जिसका नाम अंजनी पाल, उसको अपने इस पूरे केस में शामिल करता है, अपनी प्लानिंग में शामिल करता है। उसके बाद में जो अपने चाचा है रामपति पाल, उनको भी इस पूरी प्लानिंग में शामिल करता है। और उसके बाद में एक दिन ये मार्केट जाता है और मार्केट से समोसे खरीदता है और समोसे खरीदने के साथ साथ ये चूहे मारने की दवा भी खरीद लाता है। और उसके बाद में वो समोसे वो अपनी भाभी रंजना पाल को दे देता है। उसके बाद में जो रंजना थी ये वो चूहे मारने की दवाई उन समोसों में मिलाकर शाम के वक्त जो राम सुशील पाल था उसको खिला देती है। और रात के समय जैसे ही वो समोसा खाकर सोता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों, जब मृत्यु हो जाती है तो बात आती है अब इसकी डेड बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। तो जो गुलाब पाल था, इसके जो चाचा थे रामपति पाल और इसका जो छोटा भाई था अंजनी पाल, ये तीनों मिलकर उसकी डेड बॉडी को एक बोरी में बंद करते हैं। लेकिन बोरी में बंद करने से पहले ये बाज़ार से एक हथियार खरीद के लाते हैं, धारदार, और उसकी बॉडी, वो जो बॉडी होती है उसके सर को, उसके हाथों को उसकी डेड बॉडी से अलग किया जाता है। उसके बाद में बोरी में पैक कर ये घर के ही अंदर जो एक भूसे वाला कमरा था, जिसमें जो आमतौर पर हमारे जो घरेलू जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं पालने वाले, उनके लिए जो हम लोग भूसा डालते हैं, उस भूसे के ही अंदर ही ये उस बोरी को दफना देते हैं, यानी कि उस भूसे के अंदर रख देते हैं। अब उसके बाद में प्लान के मुताबिक ये अपनी कुछ प्रॉपर्टी यहाँ से बेचते हैं और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसके बाद में वहाँ रहने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। और उसके बाद में जब ये लोग जाने ही वाले होते हैं तो उसी समय जो घर में भूसा पड़ा हुआ था ये लोग उस भूसे को भी बेच देते हैं। लेकिन जब भूसे को भेजते हैं, जिस आदमी ने उस भूसे को खरीदा था, जब वो उस भूसे को भरने की बात करता है तो इन्हें तुरंत ध्यान आता है कि जो राम सुशील पाल है उसकी जो डेड बॉडी है वो इसी भूसे के अंदर पड़ी हुई है। उसके बाद में रात के समय ये उस भूसे से उस डेड बॉडी को जब निकालते हैं तो देखते क्या है, उस जो डेड बॉडी को इन्होंने उसके अंदर छुपाया था तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंकाल बचे थे, हड्डियाँ बची थी। तब ये लोग सोचते हैं कि अब इस डेड बॉडी को जो कंकाल है इन्हें कोई क्या ही पहचानेगा। उसके बाद में इसी रीवा के जंगल में जाने के बाद में जो गुलाब पाल था ये अपने भाई के कंकाल को फेंक देता है और उसके बाद में यूपी के मिर्ज़ापुर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जो क्राइम करता है और वो सोचता है कि वो पकड़ा ना जाए, भले ही वो कितनी चालाकी से करे, कितना ही सतर्क होकर करे, लेकिन एक तरीके से जो ऊपर वाला है
वो सारी चीज़ें तय कर देता है कि कोई क्राइम कर रहा है तो उसका क्राइम जो है वो दुनिया के सामने उजागर होना चाहिए। और पुलिस जब कातिल को पकड़ती है उसको उसके बाद में जिस तरीके की सज़ा मिलती है ये देखने लायक होती है। बहरहाल दोस्तों, इसी रंजना पाल की तहरीर पर जो भाई गुलाब पाल था और जो चाचा रामपति पाल थे और जो दूसरा भाई रंजनी पाल था, इन सारों को पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन सारे ही लोगों को जेल भेजती है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग ऐसे परिवार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और इन लोगों को किस तरीके की सज़ा मिलना चाहिए ये भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़ जाए। अच्छा, कमेंट्स पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी एक चीज़ आप लोगों के सामने क्लियर करूँ कि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं इससे कि कमेंट्स की वजह से थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। तो देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि कमेंट्स लास्ट में पढ़े जाते हैं, तो जिन लोगों को चाहिए कमेंट सुनेंगे तो वो सुनते रहेंगे, बाकी कहानी तो पूरी हो गई। जिन लोगों की कहानी पूरी हो गई तो वहाँ से वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो चलते हैं, अब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस में जो कल के दिन प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, इसमें सबसे पहले जो कमेंट्स करते हैं AS 617 नाम से आईडी है, लिखते हैं पति और पत्नी के बीच में जो संबंध है, जो लव मैरिज करके भी अगर शादी हुई उसके बाद में बच्चे भी थे, छत भी थी, पति की आमदनी भी थी, संसार चल रहा था, लेकिन जिस घाट घाट का पानी पीने की आदत हो वो इस जगह इस स्वस्थ जीवन में भी व्यतीत नहीं कर सकता। अब जो जवानी है जेल में गुजरेगी। वाकई जो दोस्तों जो क्राइम करते हैं अच्छी खासी ज़िंदगी को त्याग कर जेल चुनते हैं और अपने परिवार को उजाड़ लेते हैं। तो उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये गुरजोत सिंह है, ये लिखते हैं वेरी एक्सीलेंट नरेशन एज ऑलवेज सर, आई सा योर मैनी वीडियोज़, इट वॉज ग्रेट, कीप ग्रोइंग सर, लव फ्रॉम चंडीगढ़। तो भाई गुरजोत सिंह जी चंडीगढ़ से हमारी कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में यूज़र है, लिखते हैं अपने देश में लगभग सभी समाज अंतर्जातीय विवाह का मतलब सामाजिक सीमाओं को पार करना मानते हैं। जो सीमा से बाहर हो चुका है उसे समाज स्वीकार नहीं करती। कानून चाहे कुछ भी कहे, इस इंसान को एक बेइज्जत हो जाए तो उसे इज्जत की परवाह नहीं होती। शायद यही इस औरत के साथ हुआ। नैमिष प्रधान पिथौरा CG से अपना कमेंट्स करते हैं। तो भाई आपका धन्यवाद कि आपने कमेंट्स किया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये गाने के दीवाने करके आईडी है, लिखते हैं सर कल का वीडियोस में अंकित भाई हॉरर स्टोरी सुनाने को बोल रहे थे, आप सुनाइए सर, मुझे अच्छा लगता है। तो भाई गाने के दीवाने जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट्स किया। मैं इस चीज़ पर देखता हूँ, थोड़ा स्टडी करता हूँ। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है फिर से यही करते हैं गाने के दीवाने, ये लिखते हैं प्राखर सर ने कल यही कहानी सुनाई थी और आप भी सुना दिए, पर कोई बात नहीं, आप दोनों का जो अंदाज़ है ये अलग है और स्टोरी सुनकर अच्छा लगा। अच्छा, कल क्या हुआ कि जो क्राइम हुआ था जब उसकी न्यूज़ आई तो ठाकुर सर ने सुनाया, मैंने भी सुना। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि क्राइम होता है तो अपने व्यूवर्स तक पहुंचाना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है कि कई बार वीडियो टकरा जाती है तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि कॉपी कर लिया, लेकिन कॉपी नहीं, अगर क्राइम हुआ है। अभी देखेंगे कोई क्राइम अगर हो जाता है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो सारे न्यूज़ चैनल उसको कवर करते हैं, सेम वैसा ही हुआ। उसके बाद में मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, आई एम आल्सो बिलोंग फ्रॉम बिहार। तो मोहम्मद रियाज जी जो कि बिहार में रहते हैं और ओमान से हमारी कहानी सुनते हैं, भाई आपका धन्यवाद। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं, लिखते हैं इट्स नॉर्मल स्टोरी, इलीगल रिलेशनशिप इज़ नाउ ए डेज, सुबोध कुमार BSF सिलीगुड़ी से। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये वही गाने के दीवाने जी हैं जिन्होंने ऊपर कमेंट्स किए थे, लिखते हैं दुनिया में अधिकांश मर्द औरत पैसे की हवस के पीछे पागल हैं। उसके बाद में जयपाल जी हैं, लिखते हैं आज प्रखर भैया ने भी यही कहानी सुनाई थी। जी, मैंने आपको बताया कि कोइंसिडेंस था। उसके बाद में कुंदन पाल जी हैं, लिखते हैं सर आपकी कहानी सब अच्छी होती हैं इसलिए मैं कमेंट्स नहीं करता हूँ, मैं आपकी कहानी फर्स्ट एपिसोड से सुन रहा हूँ, फर्स्ट एपिसोड से सुन रहा हूँ। तो भाई कुंदन पाल जी, मैं आपका दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ कि जब हमारा चैनल स्टार्ट हुआ तो उस समय से आप मेरे साथ हैं। उसके बाद में हमारे प्यारे ज्ञान सिंह जी लिखते हैं मलिक साहब सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम जी ज्ञान सिंह जी। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है नासिर पठान जी हैं, सर लिख के 4 हार्ट बनाते हैं। तो भाई नासिर पठान जी आपका धन्यवाद। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर, आज आपकी कहानी सुनने के बाद शेयर भी करता हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। उसके बाद में जस घुमान है, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर, आई एम फ्रॉम इटली। तो भाई हमारी इटली से कहानी सुनते हैं, भाई आपका धन्यवाद। उसके बाद में यूज़र करके आईडी है, लिखते हैं नाइस स्टोरी, धन्यवाद भैया। उसके बाद में ओमकार नंद है, लिखते हैं मृत्यु का बदला मृत्यु होना चाहिए। तो कानून जो है वो अपने तरीके से सजा देता है। उसके बाद में फ्लोरा बोर्जस है, लिखते हैं सेम स्टोरी। जी ठाकुर साहब के साथ सेम हो गई थी। उसके बाद में सुनील त्यागी जी लिखते हैं आपकी आवाज़ में कहानी बहुत अच्छी लगती है, रेनू सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का धन्यवाद। उसके बाद में असीम खान है, लिखते हैं एक एक चीज़ को कितने पर्यायवाची बोलते हो भाई। तो पर्यायवाची हो जाता है भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वर्ड को अलग अलग शब्दों में पिरोया जाता है जिससे कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग लग सके। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है यूज़र करके हैं, हाय लिखते हैं, कुछ हार्ट बनाते हैं।
ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है, हमारा जो एफर्ट है, ये आप लोग को पसंद आया होगा। अच्छा, इस तरीके की जो क्राइम की स्टोरी सुनाने का मतलब वो यही है कि समाज को उजागर करना और समाज को एक तरीके से ये पता चलना चाहिए कि क्राइम कितनी ही सावधानी से हो जाए, लेकिन उसके बाद में जो पुलिस है ये कातिल तक पहुंचती ज़रूर है। इसलिए इंसान को अवैध संबंधों, चोरी डकैती, इस तरीके की चीज़ों से, क्राइम करने से बचना चाहिए। एक सादा ज़िंदगी जीना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। अगर अच्छे से जिएंगे तो मरने के बाद भी लोग याद करते हैं कि फ़ला आदमी बहुत अच्छा था, लेकिन बुरे इंसान को सिर्फ बुरा ही कहा जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।